अपने फ़ोन का कैमरा, सुपरमार्केट का स्कैनर या हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन, ये सब टेक्नोलॉजी हमें आज बहुत आम लगती हैं। पर ये सब पहली क्वांटम क्रांति की देन थी जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल, वो एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो एटम्स और पार्टिकल्स के बड़े बड़े समूहों यानी उनके बल्क बिहेवियर को समझने पर आधारित था। अच्छा। और उसी समझ से लेजर, सेमीकंडक्टर, आज की ये पूरी डिजिटल दुनिया बनी। लेकिन आज हम एक दूसरी क्रांति की दहलीज पर हैं, और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। हाँ। अब हम क्वांटम इफेक्ट्स को सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें इंडिविजुअल एटम्स और फोटॉन्स के लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसे ऐसे समझिए कि पहले हम एक बहुत बड़ी भीड़ के जनरल बिहेवियर को देखकर अपना काम चलाते थे। अब हम भीड़ में मौजूद हर एक इंसान से सीधे बात करके उसे कंट्रोल करने की काबिलियत हासिल कर रहे हैं। गैजेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात में एक पूरी तरह से नया अध्याय है कि युद्ध के मैदान पर इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट, प्रोसेस और प्रोटेक्ट किया जाता है। सही कहा। इसका असर स्ट्रैटेजी से लेके एग्जीक्यूशन तक, मतलब हर लेवल पर महसूस किया जाएगा। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद उन बुनियादी खेल के नियमों को समझना है जो इस दूसरी क्वांटम क्रांति को मुमकिन बना रहे हैं। वो कौन से अजीब लेकिन फंडामेंटल लॉज हैं जो इस टेक्नोलॉजी को उसकी असली ताकत देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। आगे क्या होने वाला है ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम कहाँ से आए हैं। सही। तो पहली और दूसरी क्वांटम क्रांति में सबसे बड़ा, सबसे गहरा अंतर क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जैसा मैंने कहा, पहली क्रांति मैक्रोस्कोपिक या कहिए बल्क क्वांटम इफेक्ट्स पर टिकी थी। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक सेमीकंडक्टर में कैसे बिहेव करते हैं, उस समझ ने हमें ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप्स दिए। पर ये एक तरह से स्टैटिस्टिकल गेम था। यानी हम एवरेज बिहेवियर को देख रहे थे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नहीं। एग्जैक्टली। दूसरी क्रांति इस एवरेज गेम से बिल्कुल अलग है। इसकी पहचान ही इंडिविजुअल क्वांटम सिस्टम्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की हमारी काबिलियत से है। अच्छा। हम अब एक एक एटम, एक एक फोटॉन के क्वांटम स्टेट को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और उसे दूसरी चीजों से उलझा सकते हैं। ये तो इंजीनियरिंग की एक पूरी नई डायमेंशन लगती है। लेकिन ऐसा करने का मकसद क्या है? हम एक एक पार्टिकल को कंट्रोल करके क्या हासिल करना चाहते हैं? हम स्टैंडर्ड क्वांटम लिमिट तक पहुंचना चाहते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटम लिमिट? हाँ, ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सोचिए, सदियों से हमारी माप की सीमा हमारे औजारों पर निर्भर करती थी। बेहतर दूरबीन, बेहतर माइक्रोस्कोप। सही है। अब हम उस सीमा पर पहुंच रहे हैं जो खुद फिजिक्स के नियम तय करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटम लिमिट वो चुरांत सीमा है जहां तक सटीकता हासिल की जा सकती है। मतलब इससे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट मुमकिन ही नहीं है। भौतिकी के नियमों के हिसाब से संभव ही नहीं है। ये सटीकता का शिखर है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। तो क्या इसका मतलब सशस्त्र बलों के लिए जादुई हथियार हैं? क्या हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे डेथ रेज या इनविंसिबल शील्ड्स? नहीं, असल में ये सोचना थोड़ा गलत होगा। जादुई हथियार के बजाय इसे फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में सोचना ज्यादा सही है। फोर्स मल्टीप्लायर? हाँ, क्वांटम टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा नहीं बना रही जो पहले मौजूद नहीं था, बल्कि ये मौजूदा क्षमताओं को कई गुना असाधारण रूप से बढ़ा देती है। मतलब ये एक नई तरह की तलवार बनाने जैसा नहीं है, बल्कि मौजूदा तलवार को इतना धारदार बनाने जैसा है कि वो कुछ भी काट सके? बिल्कुल, इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। तो ये किन क्षेत्रों को बेहतर बना रहा है? ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को बेहतर बनाता है। पहला है मेजरमेंट कैपेबिलिटी, यानी मापने की क्षमता, जिसे हम स्टैंडर्ड क्वांटम लिमिट से जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सेंसिंग एंड प्रिसिजन, यानी संवेदन और सटीकता। और तीसरा है कंप्यूटेशन पावर एंड एफिशिएंसी, गणना की शक्ति। हाँ, और दिलचस्प बात यही है कि ये तकनीक कुछ पूरी तरह से नया बनाने के बजाय जो पहले से मौजूद है उसे असाधारण रूप से बेहतर बनाती है। यहाँ से ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये समझने के लिए कि ये सब कैसे काम करता है, हमें क्वांटम फिजिक्स की उस अजीब और गैर सहज दुनिया में उतरना होगा। हमें जो स्रोत मिले हैं वे 4 केंद्रीय सिद्धांतों या सेंट्रल टेनेट्स की बात करते हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। जरूर। इन 4 नियमों को समझना ही दूसरी क्वांटम क्रांति के दरवाजे की चाबी है।
तो पहला नियम? सबसे पहला और शायद सबसे अजीब नियम है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी तरंग और कण का द्वैत। ये नाम ही अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं बिल्कुल है। कोई चीज एक ही समय में दो अलग अलग चीजें कैसे हो सकती है? ये तो ऐसा कहने जैसा है कि कोई चीज एक ही समय में सॉलिड भी है और लिक्विड भी। आपकी उलझन बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई भी कण, जैसे कि एक फोटॉन, सिर्फ एक ठोस गेंद या एक लहर की तरह बिहेव नहीं करता। वो दोनों के गुण दिखाता है। दोनों के गुण? हाँ, इसे ऐसे सोचिए, जब आप उसे देख नहीं रहे होते तो वो एक वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी या संभावना की लहर की तरह फैला होता है। अच्छा। वो एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकता है, और जैसे ही आप उसे मेजर करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, वो वेव कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स हो जाती है। हाँ, और वो एक जगह पर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अच्छा, तो अगर चीजें इस अजीब बोथ स्टेट में रह सकती हैं, तो उन्हें मेजर करने के हमारे तरीकों पर भी इसका असर पड़ता होगा। बिल्कुल, और यहीं से दूसरा नियम आता है। तो अगला नियम क्या है? अगला नियम इसी ड्युअलिटी से सीधे तौर पे जुड़ा है। इसे वर्नर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत। हाँ, ये मैंने सुना है। इसका मतलब है कि हम कुछ चीजों को कभी भी पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। हाँ, ड्युअलिटी की वजह से आप कभी भी एक ही समय में किसी कण की एग्जैक्ट पोजीशन और उसके एग्जैक्ट मोमेंटम को एक साथ नहीं माप सकते। एक साथ नहीं। नहीं। इन दोनों के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। आप जितनी सटीकता से उसकी पोजीशन जानेंगे, उतनी ही अनिश्चितता उसके मोमेंटम में आ जाएगी। लेकिन ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता? मतलब मैं एक चलती हुई कार की पोजीशन और स्पीड दोनों एक साथ बता सकता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ने का काम खुद उस चीज को बदल देता है जिसे आप माप रहे हैं। अच्छा। सोचिए, आप एक बहुत ही छोटे धूल के कण की पोजीशन पता लगाना चाहते हैं, और आपके पास सिर्फ एक बेसबॉल है। ठीक है। जैसे ही आप उसकी पोजीशन जानने के लिए बेसबॉल से उसे छुएंगे, आप उसकी पोजीशन तो जान लेंगे, लेकिन आपने उसके मोमेंटम को पूरी तरह बदल दिया होगा। सही बात है। क्वांटम लेवल पर मेजरमेंट ऐसा ही होता है। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट्स की कोई कमी नहीं है, यह नेचर का एक फंडामेंटल गुण है। ठीक है, तो हम एक कण के बारे में सब कुछ एक साथ नहीं जान सकते, पर क्या हम उसे कॉपी कर सकते हैं? मतलब अगर ओरिजिनल को नहीं पढ़ सकते, तो उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाकर उसे स्टडी कर लें? यहीं पर बात और भी ज्यादा अजीब हो जाती है, और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी नियम सामने आता है। और आपने बिल्कुल सही ट्रांजिशन दिया है। तीसरा नियम है नो क्लोनिंग थ्योरम, और ये क्वांटम कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी की नींव है। नो क्लोनिंग थ्योरम। यह नियम कहता है कि आप किसी अननोन क्वांटम स्टेट की एक परफेक्ट आइडेंटिकल कॉपी नहीं बना सकते। इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल। एक मिनट, इसका मतलब है कि आप क्वांटम इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज की पूरी डिजिटल दुनिया तो कॉपी पेस्ट पर ही चलती है। बिल्कुल। आप एक क्लासिकल बिट जो 0 या 1 होता है, उसे लाखों बार कॉपी कर सकते हैं बिना ओरिजिनल को छेड़े। लेकिन एक क्वांटम बिट या क्यूबिट जो सुपरपोजिशन में हो सकता है, जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का नतीजा है, हाँ, उसे आप हूबहू कॉपी नहीं कर सकते। जैसे ही आप उसे मापने या कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उसका ओरिजिनल स्टेट नष्ट हो जाएगा या बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि भविष्य में डेटा चोरी का मतलब ही बदल जाएगा। बिल्कुल। आज चोर डेटा कॉपी कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। क्वांटम वर्ल्ड में चोरी की कोशिश ही एक अलार्म बजाने जैसा है, क्योंकि वो डेटा को खुद ब खुद बदल देती है। यही इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है। अगर कोई बीच में जानकारी को पढ़ने की कोशिश करेगा, तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने ओरिजिनल स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया होगा। और ये कोई टेक्निकल लिमिटेशन नहीं है। नहीं, ये प्रकृति का एक मौलिक नियम है। वाह, तो जानकारी फंडामेंटली अनकॉपिएबल हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और अब आखिरी नियम, एंटेंगलमेंट। ये हमेशा विज्ञान कथा जैसा लगता है। ये सच में विज्ञान कथा जैसा ही लगता है, लेकिन ये 100% हकीकत है। अच्छा? एंटेंगलमेंट को हम बियॉन्ड क्लासिकल कोरिलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि कणों के जोड़ों या समूहों को इस तरह से पैदा किया जा सकता है कि उनके गुण आपस में जुड़ जाएं, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो। एक मिनट, ये तो मेरे दिमाग को चकरा रहा है। मतलब दिल्ली में एक सिक्के को उछालने पर न्यूयॉर्क में रखा दूसरा सिक्का हमेशा पट ही आएगा। हाँ। और ये इंस्टेंटली होगा। ये कैसे संभव है? इसमें कोई तो ट्रिक होगी। कोई ट्रिक नहीं है। आइंस्टाइन को भी ये इतना अजीब लगा था कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। दूर से होने वाली भूतिया हरकत। हाँ,
उन्हें लगता था कि क्वांटम फिजिक्स अधूरी है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो एंटैंगल्ड पार्टिकल्स हैं, एक दिल्ली में और एक न्यूयॉर्क में। ठीक है। अगर आप दिल्ली वाले पार्टिकल का गुण मापते हैं, मान लीजिए उसका स्पिन अप है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि न्यूयॉर्क वाले पार्टिकल का स्पिन डाउन होगा। ये इफेक्ट इंस्टेंट होता है। लेकिन ये तो आइंस्टाइन के उस नियम को तोड़ता है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। नहीं, ये उस नियम को नहीं तोड़ता, और यहीं पर सटिलिटी है। अच्छा। हाँ, एक पार्टिकल का स्टेट बदलने से दूसरे का इंस्टेंटली बदल जाता है, लेकिन आप इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते। इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते। नहीं। हाँ। आप न्यूयॉर्क में बैठे इंसान को ये कंट्रोल करके नहीं बता सकते कि उसे अप देखना है या डाउन। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आपका नतीजा उसके नतीजे से कोरिलेटेड होगा। तो ये एक तरह का अदृश्य जुड़ाव है, कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं। बिल्कुल, लेकिन कंप्यूटेशन के लिए ये कोरिलेशन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारे पास ये 4 बड़े ही अजीब नियम हैं: डुअलिटी, अनसर्टेनिटी, नो क्लोनिंग और एंटेंगलमेंट। और दूसरी क्रांति हो रही है। अब इन्हें जोड़ते हैं। ये नियम उन टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ते हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है, जैसे क्वांटम सेंसर्स या क्वांटम कंप्यूटिंग? चलिए इन सबको जोड़ते हैं। हर नियम किसी न किसी तकनीक का आधार है, जैसे क्वांटम सेंसर्स और एटॉमिक क्लॉक्स। ये सिंगल एटम्स को कंट्रोल करने से मिलने वाली अत्यधिक सटीकता का लाभ उठाते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वांटम लिमिट से जुड़ा है। इसका युद्ध के मैदान पर क्या मतलब है? कोई ठोस उदाहरण? जरूर। इसका मतलब है ऐसे नेविगेशन सिस्टम्स बनाना जो जीपीएस के बिना काम करें। जीपीएस के बिना? हाँ, कल्पना कीजिए एक पनडुब्बी गहरे समुद्र में है जहां जीपीएस सिग्नल नहीं पहुंच सकता, या दुश्मन ने जीपीएस जैम कर दिया है। ठीक है। क्वांटम ग्रेविटी सेंसर्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले मामूली बदलावों को मापकर उस पनडुब्बी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलीमीटर की सटीकता से बता सकते हैं। वाह! और सिक्योरिटी का क्या? वो नो क्लोनिंग थ्योरम वाला मामला? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और क्रिप्टोग्राफी सीधे नो क्लोनिंग थ्योरम का उपयोग करते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आप एक मैसेज भेज रहे हैं जिसकी चाबी यानी की फोटॉन्स के क्वांटम स्टेट्स में एनकोडेड है। अगर कोई जासूस बीच में उस चाबी को पढ़ने या कॉपी करने की कोशिश करेगा, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और नो क्लोनिंग थ्योरम के कारण वो उन फोटॉन्स के स्टेट को बदल देगा। तो पता चल जाएगा? हाँ, इससे मैसेज के अंत में बैठे व्यक्ति को तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने छेड़छाड़ की है। तो ये एक तरह से प्रूवेबली सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाता है, जो सैद्धांतिक रूप से अनहैकेबल है। तो ये एक ऐसे लिफाफे में खत भेजने जैसा है जो छूते ही रंग बदल लेता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। और सबसे चर्चित विषय क्वांटम कंप्यूटिंग, ये किन नियमों पर चलता है? क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम एनीलर्स ये एंटैंगलमेंट और सुपरपोजिशन, जो ड्युअलिटी से जुड़ा है, इन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। हाँ। सुपरपोजिशन एक क्यूबिट को एक ही समय में 0 और 1 दोनों होने की ताकत देता है, और एंटैंगलमेंट इन क्यूबिट्स को एक दूसरे से जोड़ता है जिससे वो एक साथ मिलकर काम कर सकें। अच्छा। इन दोनों को मिलाकर क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसी जटिल गणनाएं कर सकते हैं जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के लिए भी अरबों साल ले लेंगी। किस तरह की गणनाएं? सैन्य क्षेत्र में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? जैसे कि आज के सबसे मजबूत इंक्रिप्शन कोड्स को तोड़ना। ओहो। या फिर नए मटेरियल्स डिजाइन करना, जैसे कि ऐसे स्टेल्थ कोटिंग्स जो रडार की तरंगों को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लें, या फिर हजारों सैनिकों और वाहनों के लॉजिस्टिक्स को सेकंड बाय सेकंड ऑप्टिमाइज करना, जो एक क्लासिकल कंप्यूटर के लिए असंभव है। बिल्कुल। स्रोतों में क्वांटम मटेरियल्स और सिम्युलेटर्स का भी जिक्र है, जो इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल नई चीजें बनाने में मदद करते हैं। चलिए जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। हम लेजर और सेमीकंडक्टर्स की पहली क्रांति से आगे बढ़कर दूसरी क्रांति में आ गए हैं, जहां हम बल के इफेक्ट्स को देखने के बजाय स्टैंडर्ड क्वांटम लिमिट की सटीकता तक पहुंचने के लिए इंडिविजुअल पार्टिकल्स को इंजीनियर कर रहे हैं। बिल्कुल। फोकस अब ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल से हटकर सिंगल पार्टिकल्स पर आ गया है। फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स टू कंट्रोल। सशस्त्र बलों के लिए ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, जो सेंसिंग, नेविगेशन और कंप्यूटेशन को असाधारण रूप से बेहतर बनाता है, न कि कोई जादुई हथियार। हाँ, ये क्षमताओं को बढ़ाता है, उन्हें शून्य से नहीं बनाता। और ये सब 4 अजीब लेकिन मौलिक नियमों पर आधारित है।
वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द नो क्लोनिंग थ्योरम और एंटेंगलमेंट। यह एक सटीक सारांश है और इन सब में सबसे मुख्य बात यही है कि हम अब प्रकृति के इन अजीब नियमों से लड़ने की बजाय उन्हें ही अपने सबसे शक्तिशाली टूल्स में बदल रहे हैं। यही दूसरी क्वांटम क्रांति का सार है। आपको सोचने के लिए एक बिंदु पर छोड़ते हुए स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूँ। अगर नो क्लोनिंग थ्योरम कहता है कि एक क्वांटम स्टेट को हूबहू कॉपी नहीं किया जा सकता, तो यह सिर्फ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने से आगे बढ़कर डेटा की ओनरशिप और ऑथेंटिसिटी के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकता है, खास तौर पर सशस्त्र बलों के लिए, जहां ये जानना कि कौन सा ऑर्डर असली है और कौन सा नहीं, जीत और हार का फैसला कर सकता है।